हेल्थ केयर प्रोफेशंस की इमिग्रेशन से मुराद ये है कि इन कंट्रीज़ को स्किल शॉर्टेज का सामना है। डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर आपके पास जनरल नर्सिंग है और साथ में मिडवाइफरी का डिप्लोमा है तो बिल्कुल आप क्वालिफाई करते हैं। साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और नर्सेज ये सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं। यू आर अलाउड टू वर्क, आप जा सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन इवेलुएट हो चुकी है। कैम्ब्रिज स्कूलिंग जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, एजुकेशन फ्री है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एजाज राही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स में आपने मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली। आज हम बात करने जा रहे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के हवाले से, जी, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और इनके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो इन कंट्रीज़ में यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में शुमार होते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें लोग अप्लाई करते हैं स्किल इमिग्रेशन को लेके और वहाँ जाके अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। उन्हीं इदारों में से, उन्हीं लोगों में से आज एक शख्सियत हमारी मेहमान है। वो है जनाब एडवोकेट हुसैन डोकर साहब, जो कि ख़ुद एक कामयाब वकील हैं और साथ ही साथ इसी तरह का इदारा पिछले 15 साल से कामयाबी से चला रहे हैं। खुशामदीद हुसैन डोकर साहब, आपको इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पे। जी बहुत शुक्रिया आपको मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करवाने का बहुत शुक्रिया। डोकर साहब, ये बताएं, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप किन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए काम करते हैं? राही साहब, हेल्थ केयर प्रोफेशंस की जो इमिग्रेशन है बेसिकली वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में करवा रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशंस की इमिग्रेशन से मुराद ये है कि इन कंट्रीज़ को स्किल शॉर्टेज का सामना है। स्किल शॉर्टेज में वो डिफरेंट स्कीम्स रन कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्किल इमिग्रेशन है, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशंस की कैटेगरी सबसे टॉप पे है। इस कैटेगरी के तहत वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को, डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो प्रोफेशंस हैं उनको वो इनवाइट करते हैं कि वो अप्लाई करें और उनकी शॉर्टेज को पूरा करें, जिसमें इनिशियली आप अपनी स्किल असेसमेंट करवाते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन को उनकी काउंसिल से इवेलुएट करवाते हैं। उसके बाद फिर आप एक वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली वगैरह के साथ जाते हैं, वर्क परमिशन मिलती है, सेटल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्किल शॉर्टेज होती है। ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, बेसिकली स्किल इमिग्रेशन इधर चल रही है और हेल्थ केयर प्रोफेशंस की जो स्कीम है यहाँ पे ये ज़रा ज़्यादा फेमस है। ओके, अब बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी काविश आप जो ये कर रहे हैं। इन जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल हैं जिसमें जिनका अगर कोई ऑक्यूपेशन है तो वो उसके लिए जा सकते हैं? जी, हेल्थ केयर प्रोफेशंस में सबसे टॉप पे जो आपके हैं वो डॉक्टर्स आ जाते हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं वो हैं। इसके साथ साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, पूरा यूरोप जनरली और स्कैंडिनेविया स्पेसिफिकली जिस प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है वो है लॉनलीनेस डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर्स। तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ज़्यादा डिमांड में हैं। इनके साथ साथ आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इसके साथ आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जा सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ आपके ऑन्कोलॉजी मैंने बता दिया है। आप अगर डॉक्टर्स में बात करें, गायनेकोलॉजी के साथ साथ आप डेंटिस्ट्री की तरफ आ जाएं। डेंटिस्ट्री में आपके डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, डेंटल टेक्नीशियन हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। ये सारे लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें साथ आप डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को भी बिल्कुल कम नहीं समझ सकते। साथ में बी फार्मेसी, अगर आपका 4 इयर्स का प्रोफेशनल प्रोग्राम है, डिग्री है, तो बी फार्मेसी और डी फार्मेसी ये दोनों क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ साथ आपके जो डीपीटी हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी इसमें शामिल हैं। अगर आपने डीपीटी किया है या टीडीपीटी किया है, ट्रांजिशनल डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, तब भी आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इसमें फिर आपके न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं। डीडीएनएस, जो कि आप देखेंगे कि लाहौर यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें बहुत ज़्यादा उसने न्यूट्रिशनिस्ट प्रोड्यूस किए हैं। डीडीएनएस, डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेस, ये लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, ये भी इसमें क्वालिफाई करते हैं। फिर आपके रेडियोग्राफर आ जाते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं या डिग्री होल्डर्स हैं, ये सारे इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। फिर इसमें आपके ऑडियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, फिर आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं। मतलब ये जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लोग हैं ये सारे इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। क्या नर्सेज भी इसमें शामिल हैं या हो सकती? जी बिल्कुल, नर्सेज में 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं। बिल्कुल, आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर आपके पास जनरल नर्सिंग है
और साथ में मिडवाइफरी का डिप्लोमा है तो बिल्कुल आप क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ साथ जनरल नर्सिंग के साथ अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलरली मेल नर्सेज, उनके पास जनरल नर्सिंग के साथ स्पेशलाइजेशन होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके पास मिडवाइफरी होती है या उनके पास LHV का डिप्लोमा होता है, बिल्कुल ये भी क्वालिफाई करते हैं। इसके साथ अगर किसी ने पोस्ट RN किया है वो भी क्वालिफाई करता है, या किसी ने BSN जेनेरिक ऑनर डिग्री की है नर्सिंग के अंदर 4 years वाली, एग्जैक्टली तो वो भी इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं। बल्कि नर्सेस की डिमांड और डॉक्टर्स की डिमांड ज़रा ज़्यादा है। साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और नर्सेस ये सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं और पिछले 10 साल से ये शॉर्टेज पूरी नहीं हो रही। जनरली स्कैंडिनेविया में पूरी नहीं हो रही, और फिर आप पूरे यूरोप को भी देखें, किसी भी कंट्री को, यूरोप में किसी भी कंट्री को देख लें, आपको ये ऑक्यूपेशंस इन डिमांड ही नज़र आएंगे। वाह, इनके लिए क्राइटेरिया क्या है? मतलब ये जितनी आपने कैटेगरीज गिनवाई हैं स्पेसिफिकली अभी आखिरी 3-4, इनके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्या एलिजिबिलिटी हो, क्या क्राइटेरिया है कि वो एलिजिबिलिटी को मीट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो जो हमने ऑक्यूपेशंस आपको बताई हैं, डॉक्टर्स बताए, डेंटिस्ट बताए, फिजियोथेरेपिस्ट बताए, न्यूट्रिशनिस्ट बताए, इन सब के पास 4 years ऑनर डिग्री होना चाहिए। ओके, ठीक है, अगर जरूरी है। एग्जैक्टली अगर इनके पास ऑनर है 4 years तो ये क्वालिफाई करते हैं। एग्जैक्टली बट जो नर्सेज हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स भी चल जाएंगी, अगर जनरल नर्सिंग है तभी वो चल जाएगी। अच्छा, जो एज ब्रैकेट है वो 65 ईयर है, मतलब 65 ईयर से लेस आपकी एज होनी चाहिए और आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। थर्डली आप कह लें कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी, और किसी किस्म की माल प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व ना रहे हों। साथ आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल। अगर आप इन चीज़ों में हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर एलिजिबल आप। जब भी कहीं भी जो जाते हैं इमिग्रेशन को लेके या स्किल्ड इमिग्रेशन को लेके, तो यकीनन उनके जहनों में कुछ फ़वाइद ऐसे होते हैं जिसकी बेसिस पे वो सारा कुछ, इन प्रोफेशनल्स को लेके, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेके क्या फ़वाइद हैं वहाँ जाके जो मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले बेनिफिट्स, इनफैक्ट जी बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली तो सबसे पहले तो आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। अच्छा, वीज़ा इटसेल्फ इज़ अ परमिशन, तो आपको पहले सबसे पहले वहाँ पे रहने की परमिशन मिल जाती है, अलॉन्ग विद वर्क परमिशन। यू आर अलाउड टू वर्क, आप जा सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन इवेलुएट हो चुकी है, उन्होंने आपकी नर्सिंग की या आपकी फिजियोथेरेपी की या आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन को इवेलुएट करके आपको सॉर्ट ऑफ एक अप्रूवल दे दिया है कि योर क्वालिफिकेशन इज़ इक्वलेंट टू आर क्वालिफिकेशन। ठीक है, और रिकग्निशन भी दे दी है। इक्वलेंसी में और रिकग्निशन में फ़र्क ये है, इक्वलेंसी होती है कि इतने नंबर ऑफ ईयर्स की क्वालिफिकेशन है, हमारे यहाँ भी इतने ही है, लेकिन रिकग्निशन का मतलब है यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस विद इन द डोमेन। नर्स हैं तो नर्सिंग में आपको परमिशन, वर्क परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपको अलाउड हो गया परमिशन, रेजिडेंस एंड वर्क अलाउड दोनों हो गए। सेकेंडली आपकी फैमिली की परमिशन मिल जाती है, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। आपके हस्बैंड, इफ योर स्पाउस, पर्टिकुलरली स्पाउस कह सकते हैं, आपके स्पाउस को भी वर्क अलाउ होता है, वो भी काम कर सकते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों आप काम कर रहे हैं, दोनों को वर्क अलाउ है, तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है रिकग्नाइज हो चुकी है। थर्डली ये वीज़ा जो सबसे बड़ा इसमें मेन पॉइंट है या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई एक कंट्री का वीज़ा नहीं है। दिस इज़ अ शेंगन वीज़ा विच अलाउज यू टू ट्रैवल फ्री परमिशन 29 कंट्रीज, जिसमें डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, बेल्जियम है, स्पेन है, लटविया है, लिथुआनिया। आप पूरे शेंगन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी वीज़ा। हाँ, ट्रैवल परमिशन के साथ अगर कोई ये कहता है कि जी उसके रिलेटिव जर्मनी में है, वो वहाँ पे जाके, यहाँ पे वीज़ा मिल गया, सपोज नॉर्वे का वीज़ा अलाउड मिल गया, नॉर्वे का वीज़ा मिलने के बाद अगर वो जर्मनी में जाना चाहता है तो वो जर्मनी में जाके उसको जस्ट जर्मन एम्बेसी को परमिट अप्लाई करना है, एक जॉब ऑफर लेनी है और परमिट अप्लाई करना है, तो वो जर्मनी में जाके भी सेटल हो सकता है, आल्दो यहाँ से वो नॉर्वे की इमिग्रेशन पे गया है। तो तीसरा एडवांटेज आप ये कह लें कि इसमें कोई आइल्स, कोई टेफल, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नासिर, कोई इंग्लिश के टेस्ट की जरूरत नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। आप इफ यू टॉक अबाउट कैनेडियन इमिग्रेशन, इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, सबसे पहले आपको लैंग्वेज का एक सर्टन लेवल है जो अचीव करना है, उसका एक सर्टन बैंड है। इफ यू टॉक अबाउट आइल्स, यहाँ पे आपको ना कोई टेफल का एग्जाम देना है, ना पीटी का देना है, ना आइल्स का एग्जाम देना है, विदाउट, जो कि सबसे बड़ा बैरियर है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी प्रोफेशंस के लिए, जो इस पे आके वो कहते हैं कि जी ये हमसे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इसकी भी कैद नहीं है, आपको कोई आइल्स वगैरह
की ज़रूरत नहीं है। बड़ी डिटेल से आपने सारे बेनिफिट्स को बताया। नाज़रीन, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आर यू सीकिंग एडमिशन इन अ ब्राइट फ्यूचर इन यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन एनी शेंजन कंट्री? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry, Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustakbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustakbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. जी, वेलकम बैक। अब वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो जाते हैं उनको बेनिफिट्स क्या हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से अभी वक्फे से पहले इसमें बताया। ये स्पाउस और मेन एप्लीकेंट के लिए तो हो गया, बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, इसमें ज़ाहिर है आप विद फैमिली जाते हैं तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे पीछे छोड़ जाएं। ज़ाहिर है बच्चों के लिए नॉर्मली 90% लोग यही कहते हैं कि जी हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, वी आर वेल सेटल्ड, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों को सर सबसे पहले तो राही साहब ये है कि एजुकेशन फ्री है वहाँ की। कैम्ब्रिज स्कूलिंग जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, तो नॉर्मली डेनमार्क में, नॉर्वे में, स्वीडन में कैम्ब्रिज स्कूलिंग है। आप वहाँ पे अपने बच्चों को फ्रीली एडमिशन और उनकी स्टडीज़ हो सकती हैं। तो बच्चे वहाँ पे इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, बच्चे वहाँ पे रह सकते हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years, जब आप एलिजिबल होंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, आपके स्पाउस जब एलिजिबल होंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो आपके बच्चे भी ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली उस ब्रैकेट में आ जाएंगे। और ये उनकी पढ़ाई जो है वो कैम्ब्रिज लेवल तक, यानी ए लेवल या ए लेवल्स तक वो जो है वो फ्री है। जी बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री है। आपको स्कैंडिनेविया का आइडिया है कि ये वेलफेयर स्टेट्स हैं। इवन आप जॉब करते हुए अनएम्प्लॉयड हो गए हैं तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज होती हैं वहाँ पे, जिसके ज़रिए आपको सपोर्ट किया जाता है। तो फ्री फूड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो, तो बेसिकली वेलफेयर स्टेट्स में यही बेनिफिट है कि आपको गवर्नमेंट बैक एंड पे सपोर्ट कर रही होती है। अच्छा, स्पाउस साथ तो चला जाता है, चली जाती है, क्या उसको जॉब अलाउड कराने के लिए या वर्क परमिट लेने के लिए वहाँ जाके कोई अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है या ऑटोमेटिकली है कि ही और शी कैन वर्क फुल टाइम? अच्छा, इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल बार बार कि जी इसमें जॉब शामिल नहीं है, लेकिन इशू ये है कि अब जब आप यहाँ से जाते हैं, आप सऊदी या गल्फ़ की तरह, गल्फ़ में लोग ये सोचते हैं कि लगी लगाई जॉब है, फ़लाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पर्टिकुलर आपको हर चीज़, तमाम तर चीज़ें पता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट जॉब का नहीं पता। यहाँ पे आपको परमिशन टू वर्क होती है। आप जाने से पहले आपका जो अप्रूवल आता है उस पर लिखा होता है कि यू आर अलाउड टू वर्क, आपको काम की इजाज़त है। साथ में आपके हस्बैंड को जो है उनको भी वर्क परमिशन होती है। साथ में जो आपका वीज़ा आता है उस पर भी लिखा होता है कि यू आर अलाउड टू वर्क। हाँ, वहाँ जाके जॉब में कौन हेल्प करेगा, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ओके, तो उसमें हम वी हैड बीन सर्विंग दिस कैटेगरी सिंस 15 years, सो वी हैव सो मैनी क्लाइंट्स देयर। हमारे बहुत से रेफरेंसेस हैं। तो जॉब मार्केट में, अकोमोडेशन में हम ही गाइड कर रहे होते हैं। इनिशियली जो सबसे पहले चीज़ क्लाइंट को चाहिए होती है वो जॉब नहीं होती सर, वो होती है अकोमोडेशन। कहाँ पे जाके रहेंगे, फुटपाथ पे तो नहीं सो सकते। आप घर के बारे में, फ्लैट के बारे में, पोर्शन के बारे में, उनके रेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, हु इज़ गोना गाइड अस, तो उसमें हम गाइड कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कि आप ना सिर्फ यहाँ से उनको भिजवाते हैं बल्कि वहाँ पहुँच के जो सर्विसेज उनको रिक्वायर्ड है आप उनके लिए भी उनको असिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे ही वीज़ा वगैरह हो जाता है तो नेक्स्ट जो फेज़ होती है उसमें हम उनका कॉन्टैक्ट करवाते हैं वहाँ के जो हमारे प्रॉपर्टी में लिंक्स हैं, वो उनको डिफरेंट हाउसेस, फ्लैट्स, पोर्शंस, उनकी वीडियोस वगैरह सेंड करते हैं कि भाई देखें ये फर्निश्ड है, ये अनफर्निश्ड है, इसका इतना रेंट है, इसकी इतनी सिक्योरिटी है। अब जो बंदा सिंगल जा रहा है उसकी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, जो विद फैमिली जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट
डिफरेंट फर्क होगी। है, वो हो सकता है एक कमरा या 2 कमरे ले, डिफरेंट वाशरूम, किचन, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला फेज आफ्टर वीज़ा, जो सबसे पहला फेज है वो ये है कि आपकी अकोमोडेशन, आपको पता हो वेयर यू आर गोइंग टू स्टे। जब आपको ये पता है कि मैंने कहाँ जाना है, किस स्टेशन पे उतरना है, क्या फ्लैट नंबर है, क्या घर, तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि जाते ही मैं ऐसे नहीं है कि फुटपाथ पे हम हेल्पलेसली खड़ा हूँगा। तो वहाँ पे आपकी अकोमोडेशन जाने से पहले हो जाती है। एक चीज़ रह जाती है जॉब के लिए। जब आप वहाँ जाते हैं, सबसे पहला जो फेज़ होता है उसमें आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं। इमिग्रेशन को जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं। फिंगरप्रिंट्स का मतलब ये है कि आई एम फिजिकली हियर नाउ, अवेलेबल। तो अब उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है, TRC कार्ड। वो 2-3 हफ्तों के अंदर आपके उसी एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। आप रह रहे होते हैं। एग्जैक्टली जो आपने उनको, इसलिए अकोमोडेशन पहले ज्यादा जरूरी है। मैंडेटरी इसीलिए है क्योंकि दे आर सपोज टू कॉन्टैक्ट यू, एंड इफ यू डोंट हैव एनी अकोमोडेशन और एनी एड्रेस, हाउ दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। तो जब आप उनको पता है कि इस एड्रेस पे आप रह रहे हैं, ये आपका एड्रेस है, आप वहाँ पे उसी एड्रेस पे आपके कार्ड डिलीवर हो जाते हैं। उस कार्ड के बाद जो आपका प्रोसेस है, जिस भी एम्प्लॉयर के पास आप जॉब के लिए जाएंगे, पहला सवाल आपसे TRC कार्ड का होगा। एग्जैक्टली। अगर आपके पास TRC कार्ड नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। वो कहेंगे जी पहले आपके पास, और TRC कार्ड के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है? अकोमोडेशन। इफ यू डोंट हैव एनी, एग्जैक्टली, अगर आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो TRC नहीं है, तो पहले अकोमोडेशन होगी, फिर TRC कार्ड मिलेगा। TRC कार्ड के बाद आप रैंडमली भी मार्केट में निकल जाएंगे। जो यू टॉक अबाउट और जॉब, कोई भी और जॉब आपको उसके साथ मिल सकती है। और देयर आर सो मैनी जॉब्स। नॉर्मली ये सवाल टाइम एंड अगेन पूछा जाता है, जॉब्स हैं। सवाल ये है, देखिए स्कैंडिनेविया जैसे कंट्रीज हमें क्यों बुला रहे हैं? अगर वहाँ पे जॉब्स हैं तो हमें वीज़ा दे रहे हैं, और इन्हीं कैटेगरीज को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी शॉर्टेज है। हाँ, अलबत्ता ये नहीं है कि दरख्तों पे वहाँ पे डॉलर्स लगे हुए हैं, यूरोस लगे हुए हैं। थोड़ी सी ऑब्वियसली नई जगह है, लोकेलिटी है, आप नहीं जानते चीज़ों को, आपको आइडिया नहीं है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है। फिर हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम जॉब में जो हमारे रेफरल्स हैं वो गाइड कर रहे होते हैं। बहुत अहम मालूमात नाज़रीन हमें डॉक्टर साहब से मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, जॉब तो ठीक है, पहले अकोमोडेशन, फिर TRC कार्ड और फिर जॉब के लिए हम जा सकते हैं। क्या वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो है वो उसमें कोई किरदार अदा करती है कि वो अगर आपके पास है तो जॉब जल्दी मिल जाएगी? अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह कर लूँ कि लैंग्वेज बैरियर, टाइम एंड अगेन ये सेंटेंस हमें सुनने को मिलता है। वहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर है, मेरा सवाल पहले तो ये है, मैं इसका आंसर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, जो पाकिस्तान से जा रहे हैं उनको एक ही लैंग्वेज आती है। पाकिस्तान से आपको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, या उर्दू या इंग्लिश। जो इंडिया से जा रहे हैं उनको 2 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी या इंग्लिश। जो बांग्लादेश से जा रहे हैं उनको बंगाली और इंग्लिश। ऑल दीज एशियन स्पीक वन कॉमन लैंग्वेज एंड दैट इज इंग्लिश। और उसी इंग्लिश की बेस पे आपको आपका जो लाइसेंस मिला है, जो टेम्परेरी अप्रूवल मिला है, वो इसी इंग्लिश की बेस पे मिला है। पाकिस्तान में बैठे बैठे आप स्वीडिश या नॉर्वेजियन नहीं कर सकते। तो उसी के ऊपर, अच्छा, अप्रूवल के ऊपर ये कैटेगरी लिखी हुई है कि आपने यहाँ आके लैंग्वेज सीखनी है टू गेट PR एंड टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, तो ये है PR हम बार बार एक जिक्र आ रहा है इसमें जी। पहुंचने के बाद कितना टाइम लगता है कि PR की तरफ हम चले जाते हैं? अच्छा, PR के लिए वहाँ पे आपका एम्प्लॉयड होना मैंडेटरी है। अच्छा, सिंपल स्टे जो है नॉर्मली मैटर नहीं करता। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आप एम्प्लॉयड हैं और आप टैक्स पे कर रहे हैं। ये मेन एप्लीकेंट की आप बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मेन एप्लीकेंट की बात होगी। जो डिपेंडेंट्स हैं, दे आर डिपेंडेंट्स, वो तो उनके हैं, जैसे वो स्विच होंगे तो वो एग्जैक्टली वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अच्छा, वो लैंग्वेज जो है, जैसे ही आप वहाँ पे, मैं बात कर रहा था कि ये सभी लोग जो हैं एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज़ इंग्लिश। हमें अप्रूवल मिला है इंग्लिश की बेस पे, हमें वीज़ा मिला है इंग्लिश भी। हमने कोई नॉर्वेजियन, कोई स्वीडिश की प्रोफिशिएंसी शो नहीं की सो फार। हाँ, वहाँ जाके आपके अप्रूवल जो है, वो जो टेम्परेरी अप्रूवल मिला है, उसके अंदर ये 2 चीज़ें मेंशन है, टू गेट परमानेंट लाइसेंस एंड टू गेट PR लैंग्वेज करनी है। लेकिन लोकेलिटी में मैं खुद जाके, आपको वीडियोस मैंने शेयर की हुई है, मैं वहाँ जाके खुद जाके नेटिव जो हैं उनसे बात की है मैंने इन इंग्लिश, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू स्पीक Norwegian or Swedish. So when I landed there, I tried to communicate with the native speaker. They are exactly in English and they are comfortable. और वो इंग्लिश में बात करते। Even मैंने एक बच्ची से पूछा, I was in the train, मैं माल्मो में था। आपको बताता चलो, माल्मो से जो डेनमार्क है वो इसी तरह है कि जिस तरह बरकत मार्केट से कलमा चौक है, 5 मिनट रफली। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, चाइल्ड से, हाउ फार इज डेनमार्क फ्रॉम हेयर? अच्छा, उसने कहा जी इट्स अ नेक्स्ट स्टेशन।
She didn't. अच्छा उसके बाद मैंने अगला सवाल क्या पूछा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश, बिकॉज यू आर स्वीडिश। Swedish over there. उसने कहा वी स्टडी इंग्लिश इन आवर स्कूल्स। Oh. तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश की बेस पे। ये नहीं है कि सर्वाइवल नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने लैंग्वेज करनी है टू गेट PR एंड टू गेट फुल लाइसेंस। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, कैनेडियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और ये जो अभी हम स्कैंडिनेवियन की बात कर रहे हैं, इनको आप कहाँ रेट करते हैं उनके मुकाबले में इस इमिग्रेशन को? बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें अगर ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन इमिग्रेशन के बारे में हम बात करें तो उनके बैरियर्स हैं। सबसे पहले तो आपको आइल्स करना है टू बी एलिजिबल। आप एलिजिबल नहीं हैं अनटिल आप लैंग्वेज का स्कोर और उसकी प्रोफिशिएंसी 6, 6.5, 7 वो आप प्रूव करते हैं कि मेरा इतना आइल्स है, फिर ही आप एलिजिबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ही आपका बैरियर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कोई आइल्स, कोई एग्ज़ाम की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज आपने बड़ी डिटेल से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी स्किल्ड इमिग्रेशन के बारे में सीखा, सुना, समझा। आपकी कोई क्यूरी इस हवाले से है, आपके सामने हमारी ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, आप हमें क्यूरी कर सकते हैं। इस हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। आप इसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो हुसैन डोगर साहब और उनकी टीम जो है वो आपकी इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।